हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लेकर आए हैं यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 और आज हम लोग पढ़ेंगे कब, जैसे कि नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगता है। और साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अगर कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हम लोग ये पढ़े थे कि अगर किसी डाइपोल को, इफ यू प्लेस अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल बी द टॉर्क ऑन द डाइपोल। डाइपोल पर टॉर्क कितना लगेगा अगर हम इसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो टॉर्क के लिए जो हमने एक्सप्रेशन पाया था, एक्सप्रेशन को डिराइव किया था, वो था टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। ओके, हमने बताया था कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड और हम लोग राइट हैंड थंब रूल से या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल से इसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ओके, इसका वेक्टर फॉर्मेट क्या था? वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ओके, यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। वर्क की जो यूनिट होती है सेम यूनिट। तो हम लोगों ने टार्क के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर टार्क कितना लगेगा। बट आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई डाइपोल है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। लुक हियर, तो कल का हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी हैव प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन दिस। हमने इसमें क्या किया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जैसे रखते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इट इज अलोंग द फील्ड और उसकी वैल्यू होती है Q इंटू ई। मतलब इस फोर्स को F1 कहें तो F1 इज इक्वल टू Q इंटू ए। अब जो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज पे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स होता है दैट इज अपोजिट टू द फील्ड, इट विल बी इन दिस वे। दैट इज, इसको हम लोग बोलेंगे Q इंटू ई ही ये भी रहेगा क्योंकि डाइपोल में दोनों चार्ज का अमाउंट सेम होता है बट एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है, निगेटिव होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो इस फोर्स को लेट F2, बट वी आर लुकिंग दैट F2 एंड F1 बोथ आर इक्वल बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट टुगेदर। तो यहाँ पर अगर हम लोग जानते हैं कि दो फोर्सेस यदि इक्वल एंड अपोजिट हों तो उनका नेट फोर्स कितना होता है? जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो होता है। तो इन दोनों का देखिए, एक फोर्स आपका इधर लग रहा है F1 और एक फोर्स इधर लग रहा है F2। These two forces are equal but opposite. Means we are saying that F1 is equal to F2 and this is equal to Q into E, but they are opposite together. So the net force F net is equal to F1। अगर हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में करेंगे तो F1 एक अपोजिट लेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस F2 करना पड़ेगा and this will give us 0. So net force on a dipole is comes to be 0 in a uniform electric field. Okay. Sir, net force 0 है, then how they can rotate the dipole? क्यों टार्क प्रोड्यूस हो रहा है नेट फोर्स 0 है तो? क्योंकि जो टार्क का फार्मूला होता है टाउ, टाउ का जो फार्मूला होता है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस ई, या फिर हम लोग टाउ को बोलते हैं वेक्टर पी क्रॉस ई। तो बोल दिया हम लोग चाहें तो जैसे फोर्स के फॉर्मेट में भी तो टार्क को लिख सकते हैं। टार्क इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है। सर, इफ द फोर्स इज 0 देन हाउ दिस फील्ड कैन प्रोड्यूस द टार्क? तो एक बात यहाँ पे सोचने वाली है, अगर दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हों तो उनका नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है। बट इफ देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, इफ देयर लाइन ऑफ एक्शन मतलब वो अलग अलग लाइन के लॉन्ग वर्क कर रही हैं, then they form a couple and they can rotate the body। ठीक है, तो वो क्या कर सकती हैं? बॉडी पे टार्क प्रोड्यूस कर सकती हैं इफ देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर यही बात थी, ये इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ये क्या होगा अगर इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, सो दे कैन प्रोड्यूस द टार्क इन द डाइपोल, दैट इज दे कैन रोटेट द डाइपोल। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। दैट इज नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके,
अब थोड़ा सा हम इसी डिस्कशन को क्या करते हैं, थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में लेकर जाते हैं, थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। इसको हटाते हैं। चलिए, तो हम देखना चाहते हैं व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे केवल नॉन लगा देते हैं भाई। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो पहला केस उसमें ले लेते हैं, केस 1, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, ताकि हम केस को डिस्कस कर सकें। लेट द फील्ड हैव कांस्टेंट डायरेक्शन, हैव या फिर हैज, जो भी कहना चाहें, हैज कांस्टेंट डायरेक्शन मतलब फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। ओनली इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग, ऐसे कह सकते हैं। ओनली इट इज डिक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग in the direction of field, in the direction of field। तो एक हमने ऐसा फील्ड ले लिया। ओनली इट इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हमारा फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हम कह रहे हैं कि हमारा एक फील्ड है, वी हैव ए फील्ड लाइक दिस, वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, वी हैव ए फील्ड लाइक दिस। एक ऐसा फील्ड है जिसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इधर जाएंगे तो लाइंस को, वेक्टर्स को ज्यादा दिखाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा इसके रिप्रेजेंटेशन को हटाते हैं, बट आप ऐसे समझिए कि हम एक ही लाइन से इस फील्ड को रिप्रेजेंट करें। एक ऐसा फील्ड है कि इधर वैल्यूज ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, और जैसे जैसे इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देन व्हाट हैपेंस, तो पहला केस इसमें ए ले सकते हैं, इफ P मतलब डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू E, मतलब P क्या हो, E के, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो। मतलब हम एक डाइपोल ऐसे रख दें और इसमें जो P हो, P मतलब P हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव। द डायरेक्शन ऑफ P हियर इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ P, दैट इज P इज पैरेलल टू E। तो पहला केस लीजिए भाई, P क्या है, E के पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए, इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर लगेगा। तो लेट दिस फोर्स इज F1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी Q इंटू E1। लेट द फील्ड एट चार्ज Q प्लस, यानी पॉजिटिव चार्ज पे जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जहां पर है वहां पर फील्ड की वैल्यू कितनी है, E1 है। ओके, ये F2 है आपका, दिस इज F2। तो सो लेट, और हमने क्या बताया है कि जो चार्ज होता, जो फोर्स होता है निगेटिव चार्ज पे, निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है फील्ड के अपोजिट में होता है। तो निगेटिव चार्ज है, फील्ड इधर है, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा। देन द फोर्स इज F2 हियर एंड लेट द फील्ड इज E2 हियर। हम कह रहे हैं ना कि इधर हम जा रहे हैं तो फील्ड वेरी कर रहा है, फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके लोकेशन पर, मतलब निगेटिव चार्ज जहां पर है उसके लोकेशन पर फील्ड की वैल्यू E1 है, सॉरी E2 है। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, Q E2। नाउ लुक हियर, व्हाट विल बी द फोर्स देयर। हम कह रहे हैं कि ये लिनियरली इंक्रीज कर रहा है फील्ड, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं एकदम बढ़ रहा है। तो भाई अगर फील्ड बढ़ रहा है तो E1 ज्यादा होगा E2 से, दैट इज, हम जो केस लिए उसमें E1 इज ग्रेटर देन E2, ऐसा होना चाहिए। अगर E1 E2 से बड़ा होगा देन वी कैन से दैट F1 विल बी ग्रेटर देन F2। F1 F2 से ज्यादा हो जाएगा, F1 F2 से ज्यादा हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि अगर दो फोर्सेस हो, एक फोर्स इधर हो, एक फोर्स इधर हो, तो मान लीजिए एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स क्या है, F2 है। चलिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम ही बना देते हैं। दूसरा फोर्स यहाँ पर F2 है, तो हम कह रहे हैं कि F2 इज स्मॉलर देन F1, मतलब F1 बड़ा है, F2 छोटा है। तो नेट फोर्स किधर होगा, सो द नेट फोर्स F net, दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ लार्ज फोर्स या ग्रेटर फोर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा F1 माइनस F2। ओके, तो इस प्रकार से अगर किसी डाइपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस प्रकार से फोर्स लगेगा। तो अलग अलग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं।
तो ये डिस्कशन अलग अलग तरीके से आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हमने केस उठा लिया है, इसमें बी केस डिस्कस कर लेते हैं। केस बी में कह देते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वही है जो पहले हमने मान रखा है कि वो लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, ओनली इट्स वैल्यू इज इंक्रीजिंग। ओके, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा एजम्पशन लिया गया था कि केस को डिस्कस किया जा सके। ओके, अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने कहा लेट इस केस में कहा कि लेट वेक्टर P इज एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल नहीं है, उसके E के जस्ट अपोजिट है। वेक्टर P इज एंटी पैरेलल टू E। तो इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा डाइपोल है, E हमारा इधर है, बट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया है, मतलब इधर निगेटिव चार्ज हो गया है और इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव होता है। ओके, तो अब देखिए फोर्स किधर से किधर होगा, ये निगेटिव चार्ज है और फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो निगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट में हमेशा फोर्स लगता है। यानी निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, अगर हम कहें कि दिस फोर्स इज F1 राइट नाउ इन दिस सिचुएशन F1, तो ये F1 इधर लगेगा, फील्ड इधर, तो उसके अपोजिट में लगेगा। अगर हम कहें कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा। दिस इज F2। ओके, नाउ विच वन विल बी लार्जर हियर। हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, तो F1 को हम सीधे लिख सकते हैं Q इंटू ई, निगेटिव चार्ज में निगेटिव सिंबल नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे F2 को लिख सकते हैं Q इंटू ई। अब देखिए E के जगह पे यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पर जो फील्ड है दैट फील्ड इज E1 और यहाँ पर जो फील्ड है उस फील्ड की वैल्यू है E2। नाउ लुक हियर, हम कह रहे हैं कि जैसे हम फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, तो E1 ऑब्वियसली बड़ा होगा E2 से। अगर E1 E2 से बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं, अरे भाई इस केस में क्या हो जाएगा, हम सीधे कहेंगे कि F1 विल बी लार्जर देन F2 अगेन। तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं बोर्ड को खाली करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा देखिए आप लोग, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। अब यहाँ पर क्या सीधे हम कह रहे हैं, सीधे हम देख रहे हैं कि हियर अगेन E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E1 ज्यादा बड़ा है E2 से, तो हम कह सकते हैं F1 विल बी ग्रेटर देन F2। बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स हियर। नेट फोर्स हमेशा बड़े फोर्स के डायरेक्शन में लगेगा। अगर दो फोर्सेस हैं एक जगह पे वर्क कर रही हैं, तो दोनों फोर्सेस का जो नेट होता है हमेशा बड़े फोर्स के डायरेक्शन में होता है। आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए F1 इधर वर्क कर रहा है F1, और F2 जो है ना, F2 इधर वर्क कर रहा है F2। भाई F1 F2 अलग अलग वर्क कर रहा है, F2 यहाँ पर छोटा है, F1 बड़ा है, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, नेट फोर्स F नेट। हमने क्या बताया कि F नेट हमेशा बड़े फोर्स के डायरेक्शन में होगा, सो द नेट फोर्स विल बी अगेन F1 माइनस F2। इट इज ओके, F1 माइनस F2 ही होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो इनका नेट इस नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स F नेट। ओके, तो दिस इज द सिचुएशन when we deal with non-uniform field and net force, about the net force of an dipole, ठीक है। तो उसमें आपको क्वालिटेटिव स्टडी करनी पड़ेगी, डिफरेंट टाइप से स्टडी करनी पड़ेगी, किस पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, किस पे कम फोर्स लग रहा है, कब कैसे हो रहा है। ये सारा सिचुएशन आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ कि जो फोर्स होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होता है Q इंटू ई, ठीक है, जहाँ पे ई ज़्यादा फोर्स ज़्यादा, और फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो आगे डिस्कशन करते हैं, तो टॉपिक को चेंज करते हैं। बच्चों देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो हर चीज़ समझ में आएगी, लेकिन अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो देन यू हैव अ लॉट ऑफ, आपको केवल मतलब कि बहुत सारी ऐसे मतलब कि गलतफहमियां ही रहेंगी। तो गलतफहमियों को दूर कीजिए आप लोग और बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, बिना मेहनत किए हुए केवल आप दूसरे की बुराई कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरों की बुराई छोड़
मेहनत करना सीखिए, ठीक है। बाकी दुनिया में लोग तो बुराई करते ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electric field. In a uniform electric field. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये कहना चाहते हैं कि जब किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, लेट वी हैव ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइपोल है, एक डाइपोल ले लिया, इस पर फोर्स इधर लगेगा, लेट दिस फोर्स इज F1 एंड दिस फोर्स इज F2, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। वी अगेन से द फील्ड इज यूनिफॉर्म, सो F1 इज इक्वल टू F2, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी क्योंकि फील्ड क्या है, दोनों जगह पे सेम है, बस उनके डायरेक्शन, फोर्स के डायरेक्शन अलग अलग हैं। ओके, तो हम कहना चाहते हैं कि कितना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, तो देखिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझिए। जब हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जैसे फोर्स लगाया, बॉडी लीनियरली डिस्प्लेस हो रही है, मतलब सीधे जा रही है, या फिर हम उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस समय जो वर्क का फार्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू अगर स्मॉल वर्क डन DW बोले तो DW इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर DS, वेयर DS इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या फिर बहुत करेंगे तो FDS cos थीटा उसे कर सकते हैं। नाउ इन द सेम वे, मान लीजिए कि अगर बॉडी, आपने फोर्स लगाया, बॉडी लीनियरली जा रही है, तो स्मॉल जो वर्क डन हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि उस समय एंगल 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1 आती है, तो दिस विल बी FDS ओनली। ओके, नाउ इट इज ओके, इट इज इन लीनियर केस। बट व्हाट हैपन इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग। हमने देखा था इससे पहले कि अगर किसी डाइपोल को, ये डाइपोल मोमेंट इधर से इधर होगा, अगर किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देन इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, इस पर टॉर्क लगेगा और ये रोटेट करने लगेगा। तो रोटेट करेगा तो मतलब फील्ड कुछ वर्क कर रहा है, तभी रोटेट कर रहा है। तो कैसे हम रोटेशनल मोशन में वर्क के बारे में क्या करें, तो रोटेशनल मोशन में आप जान लीजिए, जो लीनियर मोशन उसका कुछ एनालॉग है। जैसे रोटेशनल मोशन की जब बात करेंगे तो फोर्स को हम लोग टाउ से डिस्प्लेस करेंगे, फोर्स को टॉर्क से डिस्प्लेस कर देते हैं, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देते हैं, और वर्क हमारा मिल जाता है। तो जब भी रोटेशनल मोशन में बॉडी रोटेट कर रही हो, तो फोर्स को टॉर्क से और डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दीजिए, काम खत्म हो गया, आपका फार्मूला आ गया, ठीक है। तो दिस इज द वर्क डन इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो बस यही पता करना है, बॉडी पे इसको रोटेट करने में जितना वर्क लगे, वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और वही हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, सिंस टॉर्क ऑन डाइपोल, इससे पहले हमने यही पढ़ा था, टॉर्क ऑन डाइपोल क्या होता है, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, or we can say that tau is equal to P sin theta। ओके, हम इतना जानते हैं कि टाउ की वैल्यू जो होती है P sin थीटा होती है, ये बात जानते हैं। थोड़ा अभी सब उसको इरेज करते हैं, चलिए। तो टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा, ये पता है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, या फिर स्मॉल वर्क डन in rotating the dipole by d थीटा। मान लेते हैं कि हम फील्ड में जैसे रखे उस पर d थीटा, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल वर्क डन dw कितना हो जाएगा, dw दिस इज इक्वल टू टाउ d थीटा। ओके, नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ टाउ फ्रॉम हियर, सो टाउ इज इक्वल टू P is sin theta and d theta. This is the small work done. अगर d theta रोटेशन होता है, लेट
आवर डाइपोल, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, पी और ई के बीच का एंगल थीटा है। ओके, यहाँ पे देखिए, लेट मान लेते हैं इनिशियली हमारा डाइपोल जो था थीटा आई एंगल पे था। इनिशियल एंगल कितना था, थीटा आई था, और फाइनली जब वो रोटेट करके गया तो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एफ बना रहा है। क्लियर है? मतलब मान लीजिए कि हम इसी को थोड़ा ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे थीटा आई पर था और ये जैसे जैसे रोटेट करके इधर गया, थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर 90 डिग्री मत समझिएगा, 90 डिग्री भी हो सकता है, बाद में हम लोग केस लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे रोटेट कर गया तो इस समय जो डाइपोल एंगल बना रहा है फील्ड के साथ, दैट एंगल इज, ये जो एंगल है ये पूरा देख रहे हैं इतना एंगल, दिस एंगल इज थीटा। थीटा यहाँ पे एफ, थीटा एफ का मतलब समझ रहे हैं, थीटा सफिक्स एक्स मतलब थीटा फाइनल। तो थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल, मतलब पहले एंगल डाइपोल थीटा आई बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड से, और बाद में कितना बना रहा है, थीटा एफ बना रहा है। तो इफ डाइपोल इज रोटेटिंग from theta I to theta f, ठीक है, then net work done, then total work done कितना हो जाएगा भाई, टोटल वर्क डन। आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, इंटीग्रेट कर देंगे थीटा आई से थीटा एफ तक, टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। सो द टोटल वर्क डन, देखिए इसको थोड़ा हटा दें, हम इसको हटाते हैं, ठीक है। देन द टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा, एंड कहाँ से कहाँ तक, थीटा आई से थीटा एफ तक। ओके, ये वैल्यू रख दिया। नाउ यू नो द इंटीग्रेशन, बायो के जो लोग होंगे वो भी इंटीग्रेशन सीख लेंगे इजीली, इजी है, बहुत इजी है। जिसको कोई दिक्कत होगी हम कंसल्ट कर लेगा। तो इसमें जो कांस्टेंट होगा उसे बाहर कर लेंगे। जैसे P देखिए, डाइपोल मोमेंट वैल्यू कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो P और E बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो बचा क्या इंटीग्रेशन में, दिस इज फ्रॉम थीटा आई टू थीटा एफ एंड साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। नाउ इट इज वेरी इजी इंटीग्रेशन फॉर मैथ, जो भी मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इजी ये है, ठीक है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे, द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज, तो ये हो जाएगा पी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, ओके, माइनस ऑफ कॉस थीटा, एंड इंटीग्रेशन की लिमिट रख देंगे थीटा आई टू थीटा एफ, थीटा आई टू थीटा एफ। ना लुक हियर, अब हम क्या करते हैं, माइनस को इसमें से बाहर कर लेते हैं, तो माइनस पी ई एंड कॉस थीटा, इंटीग्रेशन लिमिट थीटा आई टू थीटा एफ। थीटा आई मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ द एंगल एंड थीटा एफ द फाइनल वैल्यू ऑफ द एंगल। नाउ माइनस पी ई, पहले क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। ओके, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन, this is the general expression of work done when a dipole is rotating from theta I to theta f। और हमने क्या बोला, this work done is stored in the form of potential energy in the dipole, ठीक है। तो यही क्या है, यही बात जो वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम लोग U बोलते हैं, कहीं कहीं पे U थीटा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम सीधे U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस पी ई एंड दिस cos theta f minus cos theta I। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, मस्ट जनरल एक्सप्रेशन, आपको यही याद होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आप लोग जो मतलब कि इसका स्पेशल रिलेशन है, इसे स्पेशल केस आते हैं वो तो याद ही रख सकते हैं, लेकिन ये याद रखेंगे तो सारे स्पेशल केस निकल जाएंगे उससे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें, तो ये क्या है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल stored in when the dipole is rotating in uniform electric field, potential energy। अच्छा, अब देखिए लेट हम लोग मान लेते हैं, बहुत ही अपनी सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा सा ये रिलेशन अच्छा दिखे, हमको बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा करते हैं। लेट इनिशियली डाइपोल इज अलोंग द फील्ड, मतलब डाइपोल जो था फील्ड के डायरेक्शन में था, ठीक है ना, फील्ड के डायरेक्शन में था।
नो, इनिशियली हम मान लेते हैं कि हमारा जो डाइपोल था फील्ड के परपेंडिकुलर था। मतलब कैसे था, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमारा जो डाइपोल था ऐसे था, ऐसे। थोड़ा और फील्ड को बड़ा कर लेते हैं, फील्ड को थोड़ा सा एक्सटेंड करके बच्चे से, ये नेगेटिव चार्ज था और इधर पॉजिटिव चार्ज था। हमारा डाइपोल कुछ ऐसे था, फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा था, 90 डिग्री इनिशियली। दैट इज लेट इनिशियली थीटा इज इक्वल टू π/2, π/2 थीटा जो एंगल बना रहा था π/2 बना रहा था। एंड से मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा एफ इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। जो फाइनल थीटा एफ था, मतलब वो 90 डिग्री से वो थीटा एंगल रोटेट किया, 90 डिग्री था, 90 डिग्री से थीटा एंगल रोटेट किया। दैट इज डाइपोल इज रोटेटिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम 90 डिग्री। हम ये स्पेशल सिचुएशन ले लेते हैं कि पहले हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, अब उसे कितना रोटेट किया, थीटा एंगल रोटेट किया, तो मतलब थीटा एफ कितना है, थीटा। ओके, तो इफ यू प्लेस दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, माइनस पीई कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा एफ, तो थीटा एफ की जगह पर रख देंगे थीटा माइनस कॉस थीटा आई कॉस π/2। ना कॉस π/2 की जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, π/2, कॉस π/2 इज 0, कॉस की π/2 की ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, दिस ऑल इज 0, ठीक है। तो इसे हम 0 रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। दिस इज द expression for potential energy of a dipole when the dipole is placed in uniform electric field। इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्मेट का ये तो पोटेंशियल एनर्जी है तो स्केलर ही है, मतलब इस प्रोडक्ट, इसको हम लोग कैसे वेक्टर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, मतलब स्केलर प्रोडक्ट में। तो दिस इज माइनस पी वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, ठीक है, u is equal to minus vector p dot vector e। so this is a very easy and a very simple and very good expression for potential energy of an electric dipole when the dipole is uniform electric field, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन है। अब थोड़ा हम लोग स्पेशल केस देख लेते हैं बच्चों, देखिए, तो स्पेशल केस जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो स्पेशल केस में ले लेते हैं, स्पेशल केस वन, when थीटा इज इक्वल टू कितना, मान लेते हैं कि जब हमारा थीटा जो है ना 0 डिग्री है, 0 डिग्री थीटा है, तो हम क्या करेंगे, देन u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0, ठीक है। तो दिस इज द माइनस पीई, ओके, u इज कमिंग टू बी माइनस पीई, ठीक है। केस 2 ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ देते हैं ताकि हम अभी आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। केस 2 ले लेते हैं, केस 2 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट में है। ये केस बता रहा है कि वेक्टर P इज पैरेलल टू वेक्टर E, और ये केस बता रहा है कि वेक्टर P इज एंटी पैरेलल टू E, ओके। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस पीई और cos 180। बच्चों cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, cos 180 इज -1, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पीई -1 एंड दिस विल बी प्लस पीई, ओके, प्लस पीई। नाउ अब तीसरा कैसे को ले लेते हैं, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो हमारा थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो cos 90 इज 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो इसको भी हटा देते हैं और अलग अलग केस लिख के तब डिस्कस करते हैं, मजा आएगा तब, ठीक है। केस 3 व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, जब थीटा π/2 हो जाए, तो देखिए जब थीटा π/2 हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस π/2, ओके, cos π/2। आप सोचिए जरा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको ये सोचना है। तो ये हो जाएगा, देखिए
ये हो जाएगा माइनस पी ए कॉस पाई बाई 2 का मतलब 0, मतलब पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब आपको बताना है इन तीनों केसेस में सबसे कम कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कौन सा है, जो निगेटिव में होगा। 0 देखिए 0 ज्यादा है इस निगेटिव से, 0 क्या है, ज्यादा होता है किसी भी नेगेटिव नंबर से। तो दिस इज मिनिमम, तो इसे हम लोग बोलते हैं यू मिनिमम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की जब एनर्जी मिनिमम होती है, देन वी से दैट द सिस्टम इज इन ग्राउंड स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब कोई सिस्टम, इस दुनिया का कोई भी सिस्टम ले लें, चाहे वो एटॉमिक सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, जब उसकी एनर्जी मिनिमम होगी तो वो ग्राउंड स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, जब एनर्जी हायर होगी तो वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है भाई। ठीक है, जब कोई व्यक्ति एकदम शांत है तो इक्विलिब्रियम में, उसकी एनर्जी कम स्टेट में, लोअर स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यू मिनिमम, तो यू जब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की मिनिमम होती है या फिर एनर्जी मिनिमम होती है, तो हम कह सकते हैं दैट सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बताता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड दिस टेल्स अस अबाउट द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये किसके बारे में बताता है, देखिए ये 0 है, 0 से ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये बताता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम जब पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जब बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब व्यक्ति गुस्से में हो जाए, तो वो अनस्टेबल होता है, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे उसके पास वो ये क्या है, इसे बोलते हैं कि द डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये कुछ था। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन भी कर लिया जाए। हम आगे और भी आगे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, बट थ्योरी शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, ऐसा नहीं है हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराते चलेंगे, बट ये लॉकडाउन और ये ऑनलाइन क्लासेस आपके बहुत कम चल रहे हैं अभी तो उस समय ज़्यादा नहीं चल पाया था, तो इसलिए हम लोग अभी बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं। आगे बहुत कुछ होने वाला है, बस धीरज रखिए, उम्मीद रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग लाते हैं एनसीईआरटी से। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन जो सीबीएसई 2006 में पूछा गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ मतलब 2a, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। जब हम इसको 60 डिग्री फील्ड से कितना एंगल बनाते हैं, 60 डिग्री, मतलब थीटा कितना दिया हुआ है कि 60 डिग्री पे रखा गया है। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻³ न्यूटन कूलम। मतलब ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। मतलब एक डाइपोल था जिसका लेंथ इतना था, वो 60 डिग्री एंगल बना के किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये था। ओके, अब इसके बाद क्या रहा है, इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन हमने दूसरे से ले लिया, ये थोड़ा सा सॉरी, हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर दूसरे पे आगे। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर प्लेस्ड विथ हिज एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। मतलब थीटा हमारा क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, इसके आगे ये कह रहा है विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। एक्सपीरियंसेस ए टार्क ऑफ 4√3 न्यूटन मीटर। कितना टार्क एक्सपीरियंस कर रहा है, 4√3 न्यूटन इंटू मीटर। इतने का टार्क इस पे लग रहा है। जब एक डाइपोल जिसका लेंथ इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इतने एंगल पे रखा जाता है, टार्क इतना लगा। इसके आगे देखिए, इसमें आगे कह रहा है कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपको ई कैलकुलेट करना है, पहला पार्ट ई कैलकुलेट करना है। दूसरा पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल।
पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। दूसरा हमको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब कह रहा है ऑफ द डाइपोल इफ द डाइपोल हैज चार्ज प्लस माइनस 8 न्यूटन कूलम। मतलब डाइपोल के पास जो चार्ज होते हैं प्लस माइनस दोनों सेम होते हैं, उसकी वैल्यू दिया है कितना, प्लस माइनस, चलिए डाइपोल पे जो चार्ज है वो दिया प्लस माइनस 8 माइक्रो कूलम, सॉरी नैनो कूलम दिया है, 8 नैनो कूलम। इसको सॉल्व करते हैं, इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन आल्सो सॉल्व दिस। सॉल्व करके देखिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, we know that tau is equal to PE sin theta. Okay, tau is equal to PE sin theta. The theta is equal to 60 degree. So what we can say that torque कितना लग रहा है, इतना, तो torque की वैल्यू रख देंगे 4√3। P की वैल्यू देखिए, P की वैल्यू हम पता कर सकते हैं, P की वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं, इजीली हमको ये मिल जाएगा। चलिए, तो P की वैल्यू क्या होता है, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A होता है। और ई हम यहाँ पे ई ऑलरेडी दे रखा है, ई नहीं दे रखा है, पता करना है। चलिए ई पता कर लेंगे, sin 60, ठीक है। अब थोड़ा रखते हैं, Q इंटू 2A, Q की वैल्यू कितना दी है, 8 नैनो कूलम, 8 नैनो कूलम को मतलब 10⁻⁻⁹, ठीक है। और ये 2A कितना दिया हुआ, पूरा 2A दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू ई पता करना है। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, बाई sin 60 √3/2, √3/2। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस 2 कैन कैंसल दिस, 2 2 जा 4, ठीक है। √3 कैन कैंसल दिस √3। ओके, अब जो है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ई को एक तरफ कर लेंगे और बाकी को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए ई, अब देखिए ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, मतलब इधर बच गया 1, पूरा बच गया 1। तो 1/what, 2 इंटू 2 4, और क्या बचा, 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻2, 10⁻⁻11। ओके, क्लियर, इतना हो गया। और इधर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, काम खत्म। काम खत्म का मतलब 1/4 का, 1/4 का मतलब कितना होता है बताइए। ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा, मतलब 25 टाइम्स में, 0.25 टाइम्स में कट जाएगा, इंटू 10⁻⁻11। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये आपका इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजीली। दूसरा क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी है और आप लोग इसे इजीली पता कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आप लोग के लिए है, यू कैन सॉल्व दिस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए।